चैप्टर 4 जब शेर ने खाना खाया। जब टार्जन की नींद खुली तो कुडू, सूरज आसमान में काफी ऊपर था। बंदर आदमी ने अपने विशाल अंगों को फैलाया, अपनी उंगलियां अपने घने बालों में घुमाईं और हल्के से जमीन पर झुक गया। तुरंत ही उसने वह रास्ता पकड़ लिया जिसकी तलाश में वह आया था और गंध के सहारे गहरी खाई में उतर गया। अब वह सावधानी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसकी नाक ने उसे बता दिया था कि शिकार करीब है, और कुछ ही देर में एक लटकती हुई शाखा से उसने हौटा, सुआ और उसके कई रिश्तेदारों को देखा। अपना धनुष खोलकर और एक तीर उठाकर टार्जन ने तीर को पीछे की ओर खींचा और बड़े सुअरों में से सबसे बड़े सुआ पर सावधानी से निशाना साधा। बंदर आदमी के दांतों में दूसरे तीर थे, और जैसे ही पहला तीर चला, उसने दूसरा तीर लगाया और चला दिया। तुरंत ही सुअरों में खलबली मच गई। उन्हें नहीं पता था कि खतरा कहाँ से आ रहा है। वे पहले तो बेवकूफ़ी से खड़े रहे और फिर इधर उधर भागने लगे, जब तक कि उनमें से 6 मरे हुए या मरते हुए उनके आसपास नहीं पड़े। फिर वे घुरघुराहट और चीखों के साथ तेजी से भागने लगे और घनी झाड़ियों में तेजी से गायब हो गए। टार्जन फिर पेड़ से उतरा, उन जानवरों को मार डाला जो पहले से मरे नहीं थे और शवों की खाल उतारने लगा। जब वह तेजी से और बहुत कुशलता से काम कर रहा था, तो उसने सभ्यता के आम आदमी की तरह न तो गुनगुनाया और न ही सीटी बजाई। ऐसी कई छोटी छोटी बातों में वह दूसरे लोगों से अलग था। शायद इसकी वजह जंगल में उसकी शुरुआती ट्रेनिंग थी। जंगल के जानवर जिनके बीच वह पला बड़ा था, वे बड़े होने तक तो चंचल थे, लेकिन उसके बाद शायद ही कभी। उसके साथी बंदर, खास तौर पर बैल, बड़े होने पर खूंखार और क्रोधी हो गए। खराब मौसम के दौरान जीवन एक गंभीर मामला था। तब भोजन के लिए अपने हिस्से को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और एक बार बन जाने के बाद यह आदत जीवन भर के लिए बन जाती थी। भोजन के लिए शिकार करना जंगल में पले बड़े लोगों का जीवन भर का काम था, और जीवन भर का काम एक ऐसी चीज है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और न ही हल्के में लिया जाना चाहिए। इसलिए टार्जन हर काम में गंभीर रहता था, हालांकि उसने अभी भी वह चीज बरकरार रखी थी जो दूसरे जानवरों ने बड़े होने पर खो दी थी, एक हास्य की भावना जिसे वह मूड के हिसाब से इस्तेमाल करता था। यह एक गंभीर हास्य था और कभी कभी भयावह भी, लेकिन इससे टार्जन संतुष्ट हो गया। फिर अगर कोई जमीन पर काम करते हुए गाना गाए और सीटी बजाए, तो एकाग्रता असंभव होगी। टार्जन के पास अपनी 5 इंद्रियों को उसके खास काम पर केंद्रित करने की क्षमता थी। अब वह 6 सुअरों की खाल उतारने में लगा था और उसकी आंखें और उंगलियां ऐसे काम कर रही थीं मानो पूरी दुनिया में इन 6 लाशों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उसके कान और नाक भी कहीं और व्यस्त थे। पहले जंगल में इधर उधर घूम रहे थे और दूसरे हर गुजरती हवा को परख रहे थे। यह उसकी नाक ही थी जिसने सबसे पहले शेरनी सबोर के आने का पता लगाया, जब हवा एक पल के लिए बदल गई। टार्जन को पता था कि शेरनी ने हाल ही में मारे गए सुअरों की गंध को महसूस किया था और वह तुरंत हवा के साथ उनकी दिशा में चली गई थी। वह गंध के निशान की ताकत और हवा की गति से जानता था कि वो कितनी दूर थी और वह उसके पीछे से आ रही थी। वह आखिरी सुआ को खत्म करने वाला था और उसने जल्दी नहीं की। 5 खालें पास ही पड़ी थीं। उसने उन्हें एक साथ और अपने पास रखने के लिए सावधानी बरती थी। एक बड़ा पेड़ अपनी निचली शाखाओं को उसके ऊपर लहरा रहा था। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया, क्योंकि उसे पता था कि शेरनी अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसने उसके नज़दीक आने की पहली आवाज़ के लिए अपने कान थोड़े और तेजी से मोड़े। जब आखिरी खाल उतार दी गई तो वह उठ खड़ा हुआ। अब उसने झाड़ियों में सेबोर को अपने पीछे सुना, लेकिन अभी बहुत पास नहीं। उसने इत्मीनान से 6 खाल और एक शव को इकट्ठा किया, और जैसे ही शेरनी 2 पेड़ों की टहनियों के बीच दिखाई दी, वह अपने ऊपर की शाखाओं में ऊपर की ओर झूल गया। यहाँ उसने खाल को एक शाखा पर लटका दिया, पेड़ की टहनी के सहारे अपनी पीठ के बल दूसरे पर आराम से बैठ गया, अपने साथ लाए शव से एक पिछला हिस्सा काटा और अपनी भूख मिटाने लगा। सेबोर झाड़ियों से गुर्राते हुए खिसक गया। उसने बंदर आदमी की ओर एक सतर्क नज़र डाली और फिर सबसे नज़दीकी शव पर नज़र डाली। टार्जन ने उसे नीचे देखा और मुस्कुराया। उसे एक बार एक प्रसिद्ध बड़े शिकारी के साथ हुई बहस याद आ गई, जिसने घोषणा की थी कि जानवरों का राजा केवल वही खाता है जो उसने खुद मारा हो।
टार्ज़न बेहतर जानता था क्योंकि उसने नूमा और सबोर को सड़े हुए मांस तक गिरते देखा था। अपना पेट भरने के बाद बंदर आदमी ने खालों पर काम करना शुरू कर दिया। सभी बड़ी और मजबूत थीं। सबसे पहले उसने उनसे लगभग आधा इंच चौड़ी पट्टियां काटी। जब उसके पास पर्याप्त संख्या में पट्टियां हो गईं, तो उसने 2 खालों को एक साथ सिल दिया। उसके बाद किनारों के चारों ओर हर 3 या 4 इंच पर छेद कर दिए। इन छेदों में एक और पट्टी डालकर उसने ड्रॉस्ट्रिंग से एक बड़ा थैला बनाया। इसी तरह उसने 4 अन्य थैलों को बनाया, लेकिन 4 बची हुई खालों से छोटे और कई पट्टियां बच गईं। ये सब करने के बाद उसने सबोर पर एक बड़ा, रसीला फल फेंका। सूअर के बचे हुए हिस्से को पेड़ की एक शाखा में छिपा दिया और अपने 5 बैगों को साथ लेकर जंगल की बीच की सीढ़ियों से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर निकल गया। वह सीधे उस घाटी के किनारे पर गया जहां उसने नूमा, शेर को कैद किया था। बहुत चुपके से वो किनारे पर पहुंचा और झांका। नूमा नजर नहीं आ रहा था। टार्ज़न ने सूंघकर सुना। वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, फिर भी वह जानता था कि नूमा गुफा के भीतर ही होगा। उसे उम्मीद थी कि वह सो जाएगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि नूमा उसे न देख पाए। सावधानी से उसने खुद को चट्टान के किनारे से नीचे उतारा और पूरी तरह से चुपचाप खाई के नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया। वह बार बार रुकता और अपनी गहरी निगाहों और कानों को खाई के दूर छोर पर गुफा के मुहाने की ओर घुमाता, जो करीब 100 फीट दूर था। जैसे जैसे वह चट्टान के नीचे पहुंचता गया, उसका खतरा बहुत बढ़ गया। अगर वह नीचे पहुंच पाता और खाई के बीच में खड़े पेड़ तक आधी दूरी तय कर पाता, तो वह तुलनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता, क्योंकि तब भले ही नूमा दिखाई देता, उसे लगता कि वह उससे पहले चट्टान या पेड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन छलांग लगाने वाले जानवर से बचने के लिए चट्टान के पहले 30 फीट को इतनी तेजी से चढ़ने के लिए कम से कम 20 फीट की दौड़ लगानी होगी, क्योंकि नीचे के करीब कोई बहुत अच्छा हाथ या पैर रखने का स्थान नहीं था। उसे पहले 20 फीट की दौड़ लगानी पड़ी थी, जैसे एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है। उस बार उसने क्रोधित नूमा को दौड़ाकर पेड़ पर पहुंचाया था। जब तक कि परिस्थितियां समान रूप से अनुकूल न हों, वह दोबारा ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं रखता था, क्योंकि पिछली बार वह नूमा के पंजों से केवल कुछ इंच की दूरी से बच पाया था। आखिरकार वह घाटी के तल पर खड़ा हो गया। एक देहहीन आत्मा की तरह चुपचाप वह पेड़ की ओर बढ़ा। वह आधे रास्ते पर था और नूमा का कोई निशान नहीं था। वो उस जख्मी तने के पास पहुंचा, जिसकी छाल को भूखे शेर ने खा लिया था और यहाँ तक कि लकड़ी के टुकड़े भी फाड़ डाले थे, लेकिन नूमा दिखाई नहीं दिया था। जैसे ही वह खुद को निचली शाखाओं तक ले गया, उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या नूमा आखिरकार गुफा में है। क्या ये संभव है कि उसने पत्थरों की उस बाधा को तोड़ दिया था, जिससे टार्ज़न ने उस मार्ग के दूसरे छोर को बंद कर दिया था, जहाँ से स्वतंत्रता की बाहरी दुनिया में प्रवेश होता था। यह नूमा मर चुका था। वानर पुरुष को बाद वाले सुझाव की सत्यता पर संदेह था, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों पहले शेर को एक हिरन और एक लकड़बग्घे के पूरे शव खिला दिए थे। वह इतने कम समय में भूखा नहीं रह सकता था, जबकि घाटी के पार बहने वाली छोटी सी नदी ने उसे भरपूर पानी उपलब्ध कराया था। टार्ज़न नीचे उतरकर गुफा की जांच करने लगा। तभी उसे लगा कि अगर वह नूमा को बाहर निकालता तो वह प्रयास बचा सकता था। इस विचार पर अमल करते हुए उसने एक धीमी आवाज में गुर्राहट की। तुरंत ही उसे गुफा के भीतर हलचल की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर बाद एक जंगली आंखों वाला, थका हुआ शेर शैतान का सामना करने के लिए दौड़ा, अगर वह खाने योग्य होता। जब नूमा ने पेड़ पर मोटे और चिकने टार्ज़न को देखा तो वह अचानक भयंकर क्रोध का अवतार बन गया। उसकी आंखों और नाक ने उसे बताया कि यह वही प्राणी है जो उसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, और यह भी कि यह प्राणी खाने के लिए अच्छा है। शेर ने हड़बड़ाहट में पेड़ की टहनी पर चढ़ने की कोशिश की। 2 बार उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि अपने पंजों से सबसे निचली शाखाओं को पकड़ सके, लेकिन दोनों बार वह पीछे की ओर धरती पर गिर गया। हर बार वह और अधिक क्रोधित हो गया। उसकी गुर्राहटें और दहाड़े लगातार और भयानक थीं, और हर समय टार्ज़न उसके ऊपर मुस्कुराता हुआ बैठा रहता था। जंगल बिलिंग्सगेट में उसे उसकी उस तक पहुंचने में असमर्थता के लिए ताना मारता था और मानसिक रूप से प्रसन्न होता था कि हमेशा नूमा उसकी पहले से ही कमजोर होती ताकत को बर्बाद कर रहा था।
अंत में बंदर आदमी उठा और अपनी रस्सी खोली। उसने अपने बाएं हाथ में कुंडल और अपने दाहिने हाथ में फंदा सावधानी से रखा और फिर उसने एक ही क्षैतिज तल पर पड़ी दो शाखाओं में से एक पर अपना पैर रखकर अपनी पीठ को पेड़ के तने से मजबूती से सटा लिया। वहां वह नूमा को गालियां देता रहा जब तक कि जानवर फिर से उस पर ऊपर की ओर कूदने के लिए उकसाया नहीं गया, और जैसे ही नूमा उठा, फंदा उसके सिर और गर्दन के ऊपर से तेजी से नीचे गिर गया। टार्जन के रस्सी वाले हाथ की एक तेज हरकत ने कुंडल को कस दिया और जब नूमा पीछे की ओर जमीन पर फिसला तो उसके केवल पिछले पैर ही छू पाए, क्योंकि बंदर आदमी ने उसे गर्दन से पकड़कर झूला झूलाया हुआ था। धीरे धीरे दो शाखाओं पर आगे बढ़ते हुए टार्जन ने नूमा को बाहर की ओर झुलाया ताकि वह अपने खुरदरे पंजों से पेड़ के तने तक न पहुंच सके। फिर उसने शेर को जमीन से दूर खींचकर रस्सी को कस दिया, अपनी 5 सुअर की खाल की बोरियों को जमीन पर गिरा दिया और खुद नीचे कूद गया। नूमा अपने अगले पंजों से घास की रस्सी पर बेतहाशा वार कर रहा था। किसी भी क्षण वह उसे तोड़ सकता था और इसलिए टार्जन को तेजी से काम करना था। सबसे पहले उसने बड़ा थैला नूमा के सिर के ऊपर खींचा और उसे रस्सी से उसकी गर्दन के चारों ओर बांध दिया। फिर काफी प्रयास के बाद, जिसके दौरान वह बमुश्किल शक्तिशाली पंजों से टुकड़े टुकड़े होने से बचा, उसने नूमा को बांधने में सफलता प्राप्त की। उसके चारों पैरों को एक साथ खींचा और उन्हें सुअर की खाल से काटी गई पट्टियों से उस स्थिति में बांध दिया। इस समय तक शेर के प्रयास लगभग बंद हो चुके थे। ये स्पष्ट था कि उसका गला तेजी से घूंटा जा रहा था और चूंकि यह तरमांगनी के उद्देश्य के अनुकूल नहीं था, इसलिए वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर से रस्सी खोली और शेर को जमीन पर उतारा, जहां उसने तुरंत उसका पीछा किया और नूमा के गले में फंदा ढीला कर दिया। फिर उसने अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला और शेर की आंखों के सामने हेड बैग के सामने 2 गोल छेद काट दिए ताकि वह देख सके और उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके। ये सब करने के बाद टार्जन ने खुद को दूसरे बैगों को फिट करने में व्यस्त कर लिया, एक एक बैग नूमा के शक्तिशाली हथियारों से लैस पंजों पर। पिछले पैरों पर लगे बैगों को उसने न केवल खींचने वाली डोरियों को कसकर सुरक्षित किया, बल्कि गांठ भी लगाए जो पैरों के ऊपर कसकर बंधे थे। उसने आगे के पैरों के बैगों को भी इसी तरह घुटनों के ऊपर सुरक्षित किया। अब वास्तव में नूमा शेर हिरन बारह की तरह हानिरहित हो गया था। अब तक नूमा में जीवन वापस आने के संकेत दिखने लगे थे। वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था और संघर्ष कर रहा था, लेकिन सुअर की खाल की पट्टियां जो उसके चारों पैरों को एक साथ बांधे हुए थीं, बहुत सारी और सख्त थीं। टार्जन देख रहा था और उसे यकीन था कि वे टिक जाएंगी। फिर भी नूमा में बहुत ताकत है और हमेशा संभावना थी कि वह अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर सकता है, जिसके बाद सब कुछ टार्जन के बैग और खींचने वाले तारों की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा। जब नूमा ने फिर से सामान्य रूप से सांस ली और अपने विरोध और क्रोध को बाहर निकालने में सक्षम हो गया, तो कुछ समय के लिए उसका संघर्ष टाइटैनिक के अनुपात में बढ़ गया, लेकिन चूंकि शेर की सहनशक्ति उसके आकार और ताकत के अनुपात में नहीं होती, इसलिए वह जल्द ही थक गया और चुपचाप लेट गया। नए सिरे से गुर्राने और खुद को मुक्त करने के एक और निरर्थक प्रयास के बीच, नूमा को आखिरकार अपनी गर्दन के चारों ओर रस्सी बांधने की और भी अपमानजनक स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस बार यह कोई फंदा नहीं था जो उसे कसकर गला घोंट सकता था, बल्कि एक गांठ थी जो तनाव के कारण कसती या फिसलती नहीं थी। रस्सी का दूसरा सिरा टार्जन ने पेड़ के तने से बांधा, फिर उसने जल्दी से नूमा के पैरों को बांधने वाले बंधनों को काटा और एक तरफ छलांग लगाई, जबकि जानवर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक पल के लिए शेर अपने पैरों को दूर तक फैलाए खड़ा रहा, फिर उसने पहले एक पंजा उठाया और फिर दूसरा, उन्हें जोर से हिलाते हुए टार्जन द्वारा उन पर बांधे गए अजीब से जूते को हटाने का प्रयास किया। अंत में उसने अपने सिर पर रखे थैले को पंजा मारना शुरू कर दिया। भाला लेकर खड़ा बंदर आदमी नूमा के प्रयासों को ध्यान से देख रहा था। क्या थैले टिके रहेंगे? उसे पूरी उम्मीद थी, या उसकी सारी मेहनत बेकार साबित होगी। जब उसके पैरों और चेहरे पर चिपकी हुई चीजों ने उसे हटाने के उसके हर प्रयास का विरोध किया, तो नूमा उन्मत्त हो गया। वो जमीन पर लौटने लगा, लड़ने लगा, काटने लगा, खरोंचने लगा और दहाड़ने लगा,
वो अपने पैरों पर कूद पड़ा और हवा में उछल पड़ा। उसने टार्ज़न पर हमला किया, लेकिन अचानक उसे रोक दिया गया क्योंकि पेड़ से उसे बांधने वाली रस्सी कस गई थी। फिर टार्ज़न आगे बढ़ा और अपने भाले की धार से उसके सिर पर जोरदार वार किया। नूमा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और बंदर आदमी पर वार किया और बदले में उसके एक कान पर मुक्का मारा जिससे वह लड़खड़ा गया। जब वह वापस हमला करने के लिए लौटा तो वह फिर से गिर गया। चौथे प्रयास के बाद जानवरों के राजा को लगा कि वह अपने मालिक से मिल चुका है। उसका सिर और पूंछ गिर गई और जब टार्ज़न उस पर आगे बढ़ा तो वह पीछे हट गया, हालांकि वह अभी भी गुर्रा रहा था। नूमा को पेड़ से बंधा छोड़कर टार्ज़न सुरंग में घुस गया और विपरीत छोर से बैरिकेड हटा दिया, जिसके बाद वह वापस घाटी में गया और सीधे पेड़ की ओर बढ़ा। नूमा उसके रास्ते में पड़ा था और जैसे ही टार्ज़न उसके पास पहुंचा, उसने धमकी भरे अंदाज में गुर्राना शुरू कर दिया। बंदर आदमी ने उसे हथकड़ी से अलग किया और पेड़ से रस्सी खोल दी। फिर आधे घंटे तक जिद्दी लड़ाई चली, जिसमें टार्ज़न ने नूमा को सुरंग से आगे निकालने का प्रयास किया और नूमा ने लगातार उसे भगाने से इनकार कर दिया। आखिरकार, अपने भाले की नोक के अप्रतिबंधित उपयोग के बल पर, बंदर आदमी शेर को अपने आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने में सफल रहा और आखिरकार उसे मार्ग में ले गया। अंदर जाने के बाद समस्या सरल हो गई क्योंकि टार्ज़न अपने तीखे भाले की नोक के साथ पीछे पीछे चल रहा था, जो शेर की ओर से आगे बढ़ने के लिए एक निरंतर प्रोत्साहन था। अगर नूमा हिचकिचाता तो उसे उकसाया जाता। यदि वह पीछे हटता तो परिणाम अत्यंत पीड़ादायक होता और इसलिए, एक बुद्धिमान शेर होने के नाते जो तेजी से सीख रहा था, उसने चलते रहने का निर्णय लिया और सुरंग के अंत में, बाहरी दुनिया में उभरते हुए, उसने स्वतंत्रता का एहसास किया, अपना सिर और पूंछ उठाए और दौड़ना शुरू कर दिया। प्रवेश द्वार के अंदर ही टार्ज़न अभी भी अपने हाथों और घुटनों के बल पर था। उसे अचानक पकड़ लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे चेहरे के बल आगे की ओर गिरा दिया गया और 100 गज तक चट्टानी जमीन पर घसीटा गया, इससे पहले कि नूमा को खड़ा किया जाता। यह एक खरोंचदार और क्रोधित टार्ज़न था जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। पहले तो वह नूमा को डांटने के लिए ललचाया, लेकिन चूंकि बंदर आदमी शायद ही कभी अपने गुस्से को किसी ऐसे दिशा में जाने देता था जो तर्क से समर्थित न हो, उसने जल्दी ही यह विचार त्याग दिया। नूमा को गाड़ी चलाने की मूल बातें सिखाकर, उसने अब उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जंगल के अलिखित इतिहास में दर्ज एक अजीब यात्रा शुरू हुई। उस दिन का शेष भाग टार्ज़न और नूमा दोनों के लिए घटनापूर्ण रहा। पहले खुले विद्रोह से लेकर, शेर जिद्दी प्रतिरोध और अनिच्छा से आज्ञाकारिता के चरणों से गुजरा और फिर अंतिम आत्मसमर्पण कर दिया। जब रात हुई तो वह बहुत थका हुआ, भूखा और प्यासा शेर था, लेकिन उस दिन या अगले दिन उसके लिए कोई भोजन नहीं था। टार्ज़न ने सिर के थैले को हटाने का जोखिम नहीं उठाया, हालांकि उसने एक और छेद काट दिया जिससे नूमा को अंधेरा होने के तुरंत बाद अपनी प्यास बुझाने की अनुमति मिली। फिर उसने उसे एक पेड़ से बांध दिया, अपने लिए भोजन की तलाश की और कुछ घंटों की नींद के लिए अपने बंदी के ऊपर शाखाओं के बीच लेट गया। अगली सुबह जल्दी ही उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, किलिमंजारो के दक्षिण में निचली तलहटी से होते हुए पूर्व की ओर। जंगल के जानवर जिन्होंने उन्हें देखा, उन्होंने एक नज़र डाली और भाग गए। अकेले नूमा की गंध ही कई छोटे जानवरों को भागने के लिए उकसाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इस अजीबोगरीब भूत का नज़ारा, जिसकी गंध शेर की तरह थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक विशाल टारमंगनी द्वारा जंगलों के माध्यम से ले जाया जा रहा था, जो जंगली जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा था। शेरनी सबोर ने दूर से ही अपने स्वामी और मालिक की गंध को पहचान लिया था, जो तरमांगनी और हौटा नामक जंगली सुअर की खाल के साथ मिश्रित थी। वह जंगल के गलियारों में जांच करने के लिए दौड़ी। टार्ज़न और नूमा ने उसे आते हुए सुना, क्योंकि उसने एक करुण और प्रश्नवाचक कराह निकाली, क्योंकि गंधों के इस विस्मयकारी मिश्रण ने उसकी जिज्ञासा और भय को जगाया, क्योंकि शेर, चाहे वे कितने भी भयानक क्यों न दिखें, अक्सर डरपोक जानवर होते हैं और सबोर, जो कि एक सौम्य लिंग की थी, स्वाभाविक रूप से आदतन जिज्ञासु भी थी। टार्ज़न ने अपना भाला नीचे फेंक दिया क्योंकि उसे पता था कि अब उसे अपना पुरस्कार बचाने के लिए आसानी से लड़ना पड़ सकता है।
नूमा रुक गया और उसने अपना क्रोधित सिर उस दिशा में घुमाया जो शेरनी के पास आ रही थी। उसने एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज निकाली जो लगभग एक म्याऊं जैसी थी। टार्जन उसे फिर से आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी सबोर नजर आया और उसके पीछे बंदर आदमी ने वह देखा जिसने उसे तुरंत चौंका दिया। शेरनी के पीछे 4 पूर्ण विकसित शेर चल रहे थे। नूमा को सक्रिय प्रतिरोध के लिए उकसाने से पूरा झुंड उसके खिलाफ हो सकता था और इसलिए टार्जन ने पहले ये जानने का इंतजार किया कि उनका रवैया क्या होगा। उसे बिना युद्ध के अपने शेर को छोड़ने का कोई विचार नहीं था, लेकिन शेरों को अच्छी तरह से जानने के कारण उसे पता था कि नए लोग क्या करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। शेरनी जवान और सुंदर थी और चारों नर अपने यौवन पर थे, जितने सुंदर शेर उसने कभी देखे थे। 3 नरों के बाल बहुत कम थे, लेकिन सबसे आगे वाले एक के बाल बहुत ही शानदार काले थे जो हवा में लहरा रहे थे जब वह राजसी ढंग से आगे बढ़ रहा था। शेरनी टार्जन से 100 फीट दूर रुक गई, जबकि शेर उसके पीछे से निकलकर कुछ फीट आगे जाकर रुक गए। उनके कान खड़े थे और उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। टार्जन को अंदाजा भी नहीं था कि वे क्या कर सकते हैं। उसके बगल में खड़ा शेर उनका सामना कर रहा था, अब चुपचाप और चौकन्ना खड़ा था। अचानक शेरनी ने फिर से हल्की सी कराह निकाली, जिस पर टार्जन के शेर ने एक भयानक दहाड़ लगाए और सीधे काले अयाल वाले जानवर की ओर छलांग लगा दी। अजीब चेहरे वाले इस भयानक प्राणी को देखना शेर के लिए बहुत मुश्किल था, जिसकी ओर वह छलांग लगाता हुआ टार्जन को अपने पीछे घसीटता हुआ गया और एक गुर्राहट के साथ शेर मुड़ा और भाग गया। उसके पीछे उसके साथी और शेरनी भी भाग गए। नूमा ने उनका पीछा करने की कोशिश की। टार्जन ने उसे पट्टे से पकड़ लिया और जब वो गुस्से में उस पर पलटा तो उसने अपने भाले से उसके सिर पर बेरहमी से वार किया। अपना सिर हिलाते हुए और गुर्राते हुए शेर आखिरकार फिर से उसी दिशा में चला गया जिस दिशा में वे जा रहे थे, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसने नाराजगी बंद की। वो बहुत भूखा था, वास्तव में आधा भूखा, और इसलिए उसका स्वभाव बहुत खराब था। फिर भी टार्जन के शेर को काबू में करने के वीर तरीकों से वह इतना शांत हो गया था कि वह किसी विशाल सेंट बर्नार्ड की तरह बंदर आदमी के साथ साथ चल रहा था। जब दोनों ब्रिटिशों के दाहिने तरफ पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। थोड़ी देर बाद जर्मन गश्ती दल के कारण पीछे हटना जरूरी हो गया था। ब्रिटिश आउटगार्ड प्रेरी की लाइन से थोड़ी दूरी पर टार्जन ने नूमा को एक पेड़ से बांध दिया और अकेले ही आगे बढ़ गया। उसने एक प्रेरी को चकमा दिया, आउटगार्ड और सहायता को पार किया और चालाकी से कर्नल कैपल के मुख्यालय में वापस आ गया, जहां वह वहां एकत्रित अधिकारियों के सामने एक विदेह आत्मा के रूप में प्रकट हुआ जो हवा से प्रकट हुई थी। जब उन्होंने देखा कि वह कौन है जो बिना बताए इस तरह आया है तो वे मुस्कुराए और कर्नल ने हैरानी से अपना सिर खुजलाया। उन्होंने कहा, इसके लिए किसी को गोली मार देनी चाहिए। अगर कोई आदमी जब चाहे तब घुस सकता है तो मैं चौकी स्थापित ही न करूं। टार्जन मुस्कुराया। उन्हें दोष मत दो, उसने कहा, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं हूं। मैं तरमनगानी हूं। कोई भी मनगानी जो चाहे लगभग अपनी इच्छा से आपके शिविर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन अगर आपने उन्हें प्रेरी के रूप में रखा है तो कोई भी उनकी जानकारी के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। कर्नल ने पूछा, मंगनी क्या है? शायद हम कुछ भिखारियों को भर्ती कर लें। टार्जन ने अपना सिर हिलाया। वे महान वानर हैं, उसने समझाया, मेरे लोग, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर सकते। वे एक ही विचार पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। अगर मैं उन्हें इसके बारे में बताऊं तो वे थोड़े समय के लिए बहुत रुचि लेंगे। मैं कुछ लोगों की रुचि इतनी देर तक बनाए रख सकता हूं कि उन्हें यहां लाकर उनके कर्तव्यों के बारे में बता सकूं, लेकिन जल्दी वे रुचि खो देंगे और जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वे अपने पदों पर नजर रखने के बजाय जंगल में भरिंगों की तलाश में निकल जाएंगे। उनके पास छोटे बच्चों का दिमाग है, इसलिए वे वही बने रहते हैं जो वे हैं। आप उन्हें मैंगनी कहते हैं और खुद को तारमंगनी, क्या अंतर है? मेजर प्रेसविक ने पूछा। टार का मतलब सफेद होता है, टार्जन ने उत्तर दिया, और मैंगनी, महान वानर। मेरा नाम, वह नाम जो उन्होंने मुझे केरचक जनजाति में दिया था, का अर्थ है गोरी त्वचा। जब मैं छोटा था तो मेरी त्वचा, मुझे लगता है, मेरी पालक माँ काला के सुंदर,
काले बालों के सामने वास्तव में बहुत सफ़ेद दिखती थी और इसलिए उन्होंने मुझे टार्ज़न, टारमंगनी कहा। वे तुम्हें भी टारमंगनी कहते हैं, उसने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला। केपल मुस्कुराया। यह कोई निंदा नहीं है, ग्रास्टॉक, उसने कहा, और भगवान की कसम, अगर कोई साथी इस भूमिका को निभा सके तो यह एक विशिष्टता का प्रतीक होगा। और अब आपकी योजना क्या है? क्या आपको अभी भी लगता है कि आप हमारे सेक्टर के सामने की खाई को खाली कर सकते हैं? क्या यह अभी भी गोमांगानी के पास है? टार्ज़न ने पूछा। कर्नल ने पूछा, गोमांगनी क्या है? अगर आपका मतलब यही है तो यह अभी भी देशी सैनिकों के कब्जे में है। हाँ, वानर पुरुष ने उत्तर दिया, गोमांगानी महान काले वानर हैं, नीग्रो। आप क्या करने का इरादा रखते हैं और आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? केपल ने पूछा। टार्ज़न मेज के पास गया और नक्शे पर अपनी उंगली रखी। यहाँ एक निगरानी चौकी है, उसने कहा, इसमें एक मशीन गन है। एक सुरंग इसे इस खाई से जोड़ती है। बात करते समय उसकी उंगली नक्शे पर एक जगह से दूसरी जगह चली गई। मुझे एक बम दो और जब तुम सुनो कि यह निगरानी चौकी में फट रहा है तो अपने आदमियों को धीरे धीरे नो मैंस लैंड पार करना शुरू कर दो। अभी उन्हें दुश्मन की खाई में हलचल सुनाई देगी, लेकिन उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, और वे जो भी करें, उन्हें चुपचाप आना चाहिए। आप उन्हें ये भी चेतावनी दे सकते हैं कि मैं खाई में हो सकता हूँ और मुझे गोली लगने या संगीन से मारे जाने की परवाह नहीं है। और बस इतना ही। केपल ने एक अधिकारी को टार्ज़न को एक हथगोला देने का निर्देश देने के बाद पूछा, आप अकेले ही खाई खाली कर देंगे? बिल्कुल अकेले नहीं, टार्ज़न ने गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे खाली कर दूंगा, और वैसे, यदि आप चाहें तो आपके आदमी सुनने वाले स्थान से सुरंग के माध्यम से अंदर आ सकते हैं। लगभग आधे घंटे में, कर्नल और वह मुड़ा और उन्हें छोड़कर चला गया। जब वह शिविर से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी स्मृतियों की स्क्रीन पर कुछ चमक उठी, जो मुख्यालय की पिछली यात्रा की याद दिलाती थी। निस्संदेह, उस अधिकारी की छवि जो उसने उस समय कर्नल को छोड़ते समय पार की थी और साथ ही उस चेहरे को पहचान लिया जो आग की रोशनी से प्रकट हुआ था। उसने संदेह से अपना सिर हिलाया। नहीं, यह नहीं हो सकता था और फिर भी युवा अधिकारी की विशेषताएं फ्राउलिन किर्चर के समान थीं। वह जर्मन जासूस जिसे उसने जर्मन मुख्यालय में उस रात देखा था जब उसने मेजर शनाइडर को हून जनरल और उसके कर्मचारियों की नाक के नीचे से पकड़ा था। प्रेरी की अंतिम पंक्ति से आगे टार्ज़न तेजी से नुमा शेर की दिशा में आगे बढ़ा। जब टार्ज़न उसके पास पहुंचा तो जानवर लेटा हुआ था, लेकिन जब बंदर आदमी उसके पास पहुंचा तो वह उठ खड़ा हुआ। उसके थूथन पर लगे होंठों से एक धीमी सी कराह निकली। टार्ज़न मुस्कुराया क्योंकि उसने नए नोट में लगभग एक प्रार्थना को पहचान लिया था। ये जानवरों के घमंडी राजा की आवाज़ से ज्यादा भोजन की भीख मांग रहे भूखे कुत्ते की कराह जैसा था। जल्द ही तुम लोग मारोगे और खिलाओगे, वह बड़े वानरों की स्थानीय भाषा में बुदबुदाया। उसने पेड़ के पास से रस्सी खोली और नुमा को अपने पास लेकर नो मैंस लैंड में घुस गया। राइफल से बहुत कम फायर हुआ और केवल कभी कभार गोलाबारी से विरोधी लाइन के पीछे तोपखाना होने का पता चला। चून की दोनों तरफ से गोले खाइयों के पीछे से गिर रहे थे, इसलिए वे टार्ज़न के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन उनके शोर और राइफल की फायरिंग ने नुमा पर एक स्पष्ट प्रभाव डाला, जो कांपते हुए टरमंगनी के पास झुक गया, जैसे कि सुरक्षा की तलाश कर रहा हो। सावधानी से दोनों जानवर जर्मनों की सुनने वाली चौकी की ओर आगे बढ़े। एक हाथ में टार्ज़न ने वह बम उठाया जो अंग्रेजों ने उसे दिया था, दूसरे हाथ में शेर से बंधी रस्सी थी। आखिरकार टार्ज़न कुछ गज आगे की स्थिति देख पाया। उसकी पैनी निगाहों ने पहरे पर तैनात प्रेरी के सिर और कंधों को पहचान लिया। बंदर आदमी ने अपने दाहिने हाथ में बम को मजबूती से पकड़ रखा था। उसने अपनी नज़र से दूरी नापी और अपने पैरों को अपने नीचे समेट लिया, फिर एक ही झटके में वह उठा और मिसाइल फेंक दी और तुरंत जमीन पर लेट गया। 5 सेकंड बाद सुनने वाली चौकी के बीच में एक भयानक विस्फोट हुआ। नुमा घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन टार्ज़न ने उसे पकड़ लिया और अपने पैरों पर उछलकर नुमा को अपने पीछे घसीटते हुए आगे भागा। चौकी के किनारे पर उसने अपने नीचे देखा कि इस बात का बहुत कम सबूत है कि उस स्थान पर कोई कब्जा था,
क्योंकि वहां केवल फटे हुए मांस के कुछ टुकड़े बचे थे। लगभग एकमात्र चीज जो नष्ट नहीं हुई थी वह एक मशीन गन थी जिसे रेत की थैलियों से सुरक्षित रखा गया था। एक पल भी नहीं गंवाया जा सकता था। संचार सुरंग में राहत की सांसें पहले ही चल रही होंगी, क्योंकि हून खायों में मौजूद प्रहरी ये देख चुके होंगे कि सुनने की चौकी ध्वस्त हो चुकी है। नूमा ने खुदाई में टार्जन का पीछा करने में संकोच किया, लेकिन बंदर आदमी, जो किसी भी तरह से समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था, ने उसे जोर से नीचे की ओर धकेल दिया। उनके सामने सुरंग का मुंह था जो नो मैंस लैंड से जर्मन खायों की ओर जाता था। टार्जन ने नूमा को तब तक आगे धकेला जब तक उसका सिर लगभग छेद में नहीं आ गया। फिर जैसे कि यह बाद में सोचा गया हो, वह जल्दी से मुड़ा और पैरापेट से मशीन गन लेकर उसे छेद के नीचे हाथ के पास रख दिया, जिसके बाद वह फिर से नूमा की ओर मुड़ा और अपने चाकू से जल्दी से अपने अगले पंजों पर बैग रखने वाले गाटर को काट दिया। इससे पहले कि शेर को पता चले कि उसके शक्तिशाली हथियार का एक हिस्सा फिर से कार्रवाई के लिए खुला है, टार्जन ने उसकी गर्दन से रस्सी और चेहरे से हेड बैग काट दिया था और शेर को पीछे से पकड़कर उसे आंशिक रूप से सुरंग के मुहाने में धकेल दिया था। फिर नूमा ने पीछे हटते हुए अपने पिछले हिस्से में टार्जन के चाकू की नोक की तीखी चुभन महसूस की। उसे उकसाने के बाद बंदर आदमी आखिरकार शेर को सुरंग में इतनी दूर ले जाने में सफल हो गया कि उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वह आगे बढ़े या जानबूझकर अपने पिछले हिस्से में लगे नुकीले ब्लेड में पीछे की ओर जाए। फिर टार्जन ने बड़े पिछले पैरों से थैलियां काटी, अपने कंधे और चाकू की नोक को नूमा की सीट पर रखा, अपने पैरों की उंगलियों को बम के विस्फोट से टूटी हुई ढीली मिट्टी में गड़ा दिया और धक्का दिया। पहले इंच दर इंच नूमा आगे बढ़ा। वो अब गुर्रा रहा था और कुछ ही देर में उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। अचानक वह आगे बढ़ा और टार्जन को पता चल गया कि उसे आगे मांस की गंध आ गई है। मशीन गन को अपने पास खींचता हुआ बंदर आदमी तेजी से शेर के पीछे चला गया, जिसकी दहाड़ उसे आगे साफ सुनाई दे रही थी और डरे हुए लोगों की चीखें भी। एक बार फिर इस नर जानवर के होठों पर एक गंभीर मुस्कान छा गई। उन्होंने मेरे वजीर की हत्या कर दी, उन्होंने बुदबुदाया, उन्होंने मुवीरो के बेटे वसीम्बू को सूली पर चढ़ा दिया। जब टार्जन खाई के पास पहुंचा और उसमें से निकला तो उस विशेष खाड़ी में कोई भी दिखाई नहीं दिया, न ही अगली में और न ही अगली खाड़ी में, जबकि वह जर्मन केंद्र की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन चौथी खाड़ी में उसने 1 दर्जन लोगों को ट्रैवर्स के अंत में कोने में फंसे हुए देखा और उन पर छलांग लगाते हुए और अपने पंजों और नुकीले दांतों से उन्हें चीरते हुए नूमा था, जो क्रूरता और भयानक भूख का एक भयानक अवतार था। जो कुछ भी लोगों को पकड़ रहा था वह आखिरकार टूट गया, क्योंकि वे इस भयानक प्राणी से बचने के लिए एक दूसरे के साथ पागलों की तरह लड़ रहे थे, जिसने बचपन से ही उन्हें आतंकित कर रखा था, और वे फिर से पीछे हट रहे थे। कुछ लोग पैराडोस पर चढ़ गए और कुछ ने तो पैरापेट को भी पार कर लिया, क्योंकि वे इस दूसरे आत्मा को झकझोर देने वाले खतरे के बजाय नो मैंस लैंड के खतरों को प्राथमिकता दे रहे थे। जैसे जैसे अंग्रेज धीरे धीरे जर्मन खायों की ओर बढ़े, उन्हें सबसे पहले डरे हुए अश्वेत मिले जो उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए दौड़ पड़े। खून खाई में कोहराम मच गया था। ये रोडेशियनों को न केवल भगोड़ों की शक्ल से, बल्कि चीखने चिल्लाने और गाली देने वाले लोगों की आवाज़ों से भी पता चल रहा था, जो उनके कानों में साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन एक ऐसी आवाज़ थी जिसने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि यह किसी क्रोधित शेर की दहाड़ से ज्यादा कुछ नहीं थी। और जब अंततः वे खाई के पास पहुंचे, तो आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों के बाईं ओर सबसे दूर खड़े लोगों ने अचानक अपने सामने मशीनगन की आवाज़ सुनी और एक विशाल सिंह को अपने जबड़ों के बीच चीखते हुए हून सैनिक के शव को दबाए हुए जर्मन पैराडोस के ऊपर से छलांग लगाते हुए देखा और रात के अंधेरे में गायब हो गया, जबकि उनके बाईं ओर एक मार्ग पर वानरों का टार्जन बैठा था, जिसके सामने एक मशीनगन थी और जिससे वह जर्मन खायों की लंबाई नाप रहा था। सबसे आगे के रोडेशियनों ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय जर्मन अधिकारी बंदर आदमी के ठीक पीछे एक डगआउट से निकल कर आया। उन्होंने देखा कि वह संगीन के साथ एक फेंकी हुई राइफल छीनकर बेहोश टार्जन पर चढ़ गया। वे आगे की ओर भागे, चेतावनी देते हुए, लेकिन खायों और मशीन गन के कोलाहल के कारण उनकी आवाज़ें उस तक नहीं पहुंच सकीं।
जर्मन उसके पीछे पैरापेट पर कूद गया। मोटे हाथों ने राइफल की बट को ऊपर उठाया और कायरतापूर्वक नंगी पीठ पर नीचे की ओर वार किया और फिर, जैसे आरा बिजली चलती है, बंदरों का टार्जन आगे बढ़ा। यह कोई मनुष्य नहीं था जो उस बोचे अधिकारी पर आगे बढ़ा, और उसने तीखी संगीन को इस तरह से मारा जैसे कोई बच्चे के हाथ में तिनके को मार सकता है। वह एक जंगली जानवर था और उन जंगली होठों पर जंगली जानवर की दहाड़ थी, क्योंकि टार्जन की वह अजीब सी संवेदना जो उसके जंगली क्षेत्र के अन्य जंगली प्राणियों के समान थी, उसे उसके पीछे उपस्थिति का आगाह कर रही थी और वह हमले का सामना करने के लिए घूम गया था। उसकी आंखों ने दूसरे के ब्लाउज पर कोर और रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह को देखा था। ये वैसा ही था जैसा उसकी पत्नी और उसके लोगों के हत्यारों द्वारा उसके घर और उसकी खुशियों को लूटने वालों द्वारा पहना जाता था। यह एक जंगली जानवर था जिसके दांत ऊन के कंधे पर गड़े हुए थे। यह एक जंगली जानवर था जिसके पंजे उस मोटी गर्दन को खोज रहे थे। और फिर द्वितीय रोडेशियन रेजिमेंट के लड़कों ने वह देखा जो उनकी यादों में हमेशा के लिए रहेगा। उन्होंने देखा कि विशालकाय बंदर आदमी ने भारी जर्मन को जमीन से उठाया और उसे हिलाया जैसे एक टेरियर चूहे को हिलाता है, जैसे शेरनी सबोर कभी कभी अपने शिकार को हिलाती है। उन्होंने ऊन की आंखों को भय से फूलते हुए देखा क्योंकि वह अपने हमलावर की विशाल छाती और सिर पर अपने बेकार हाथों से व्यर्थ प्रहार कर रहा था। उन्होंने देखा कि टार्जन ने अचानक उस आदमी को घुमाया और उसकी पीठ के बीच में एक घुटना और उसकी गर्दन के चारों ओर एक हाथ रखकर उसके कंधों को धीरे धीरे पीछे की ओर झुका दिया। जर्मन के घुटने मुड़ गए और वह उन पर गिर गया, लेकिन फिर भी उस अप्रतिरोध्य बल ने उसे और भी आगे झुका दिया। वह एक पल के लिए पीड़ा में चिल्लाया, फिर कुछ टूट गया और टार्जन ने उसे एक तरफ फेंक दिया, एक लंगड़ा और बेजान चीज। रोडेशियन आगे बढ़े, उनके होठों पर एक जयकार थी, एक जयकार जो कभी नहीं बोली गई थी, एक जयकार जो उनके गले में जम गई थी, क्योंकि उस समय टार्जन ने अपने शिकार के शव पर एक पैर रखा और अपना चेहरा स्वर्ग की ओर उठाते हुए बेल बंदर की अजीब और डरावनी विजय की आवाज निकाली। अंडर लेफ्टिनेंट वॉन गॉस मर चुका था। भयभीत सैनिकों की ओर बिना पीछे देखे टार्जन खाई फांद कर भाग गया।